Assalamualaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher. Students बेटा चैप्टर नंबर 7 बायोइनर्जेटिक्स हमने शुरू किया हुआ है और आज हम उस चैप्टर के नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, दैट इज ऑल अबाउट द रेस्पिरेशन। एक ऐसा फिनोमेना जिसमें इंडिविजुअल अपनी बॉडी में स्टोर फॉर्म ऑफ फूड को इस्तेमाल करता है और उससे एनर्जी बनाता है बेटा। तो आप ये कह सकते हैं कि एनर्जी यील्डिंग फिनोमेना इज नोन एज अ रेस्पिरेशन। ये बेटा टॉपिक मैं शुरू करवाऊं उससे पहले एक छोटा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन आपकी बुक में लिखा है बेटा, हम उस पर बात कर लेते हैं। बेटा बुक ये कहती है कि एक फ्यूल, चाहे वो किसी भी तरह का क्यों ना हो, अगर वो फ्यूल है तो उस फ्यूल के अंदर बहुत सारे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स होते हैं। जब आप इस फ्यूल को बर्न करते हैं, जब आप इस फ्यूल को जलाते हैं, तो इस फ्यूल से बहुत सारी फॉर्म ऑफ लाइट एंड हीट एलिमिनेट होती है बेटा। तो लाइट और हीट ये जो एलिमिनेट होती है दरअसल एनर्जी ही है जो इस फ्यूल के कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स के अंदर स्टोर थी, वो लाइट और हीट की फॉर्म में एलिमिनेट हुई। द मेन कंसर्निंग पॉइंट, फ्यूल में कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स की ब्रेकिंग के लिए एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑक्सीजन आर इन्वॉल्व इन द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स दैट प्रोड्यूसेस द एनर्जी। और यही फिनोमेना अगर फ्यूल्स पे अप्लाई है कि फ्यूल्स को बर्न किया, ऑक्सीजन आई, ब्रेक करके लाइट और एनर्जी प्रोड्यूस हुई, तो ये फिनोमेना अगर नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ है तो ह्यूमंस के अंदर और दूसरे एनिमल्स के अंदर भी ऐसा ही है, क्योंकि उन्हें भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बेटा। उन्हें भी अपने डेली रूटीन के जो काम है उसे परफॉर्म करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। और वो एनर्जी कहां से आती है? उनकी बॉडी में जो स्टोर फ्यूल होता है, उस फ्यूल को ब्रेक करने से वो एनर्जी पैदा होती है। अगर मैं ह्यूमंस के केस में बात करूं तो ह्यूमंस की बॉडी में वो जो स्टोर फॉर्म ऑफ फ्यूल है वो है ग्लूकोज बेटा, दैट इज अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। और ग्लूकोज C6H12O6, आप यहां पर गौर करेंगे तो यहां पर C6 और H12 यानी कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बहुत सारी बॉन्डिंग्स हैं, और ये बॉन्डिंग इस बात को इंडिकेट करती है कि यहां पे बहुत सारी एनर्जी स्टोर है, पोटेंशियल एनर्जी है जो बॉन्ड्स में है। और ऑक्सीजन इस बॉन्ड्स की एनर्जी को ब्रेक करेगी। बुक ये कहती है कि ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व इन द ब्रोकन डाउन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू प्रोड्यूस द एनर्जी। द प्रोसेस इन विच carbon hydrogen bonds of the glucose are completely oxidized and reduced and produces the energy which are in the form of ATP। इस फिनोमेना को बेटा रेस्पिरेशन का नाम दिया जाता है, जिसमें ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करते हैं। अब यहां पर स्टूडेंट जो अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं वो मैं आपको बताता चलूं। वैसे तो रेस्पिरेशन का मतलब होता है बेटा सांस लेना, एक एयर के मॉलिक्यूल्स को लेकर जाना और दूसरी साइड से एयर के मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालना, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कहने को तो ये भी रेस्पिरेशन ही है, लेकिन ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये सेल्स लेवल पर होती है। जो आपको पहले वाली मैंने बताई वो होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, जिसमें एनिमल ऑक्सीजन को लेकर जाते हैं, बॉडी के बाहर निकालते हैं। लेकिन ये वाला जो फिनोमेना है ये सेल लेवल के ऊपर परफॉर्म होता है बेटा। इसमें हर सेल ऑक्सीजन को इस्तेमाल करता है, ग्लूकोज को ब्रेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है। इस फिनोमेना को बेटा सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर इसकी इक्वेशन पे मैं बात करूं तो किसी भी रेस्पिरेशन के फिनोमेना को कंडक्ट करवाने के लिए बेटा पहले तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स का होना बहुत जरूरी है। इन ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का होना जरूरी है। ऑक्सीजन इनके बॉन्ड्स को ब्रेक करेगी, एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, साथ रिलीज होगा बेटा कार्बन डाइऑक्साइड। अब बेटा चूंकि इस फिनोमेना में कोई ऐसा डिफरेंट पार्ट नहीं है, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी आप कह सकते हैं यहां पर प्रोड्यूस होते हैं। यूजुअली तौर पर जिस रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होती है कोई एक्स्ट्रा या एडिशनल प्रोडक्ट नहीं बनता, सारे के सारे जो बॉन्ड्स के अंदर एनर्जी होती है वो सारी की सारी एटीपी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन सम टाइम बेटे अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ना हो, एक पर्सन की बॉडी में या उसे एक ऐसी जगह पर रखा गया है जहां पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा कम है,
तो एज अ रिजल्टेंट बॉडी में एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अलावा कुछ और भी एडिशनल प्रोडक्ट्स बनना शुरू हो जाते हैं बेटा, जिनकी बॉडी को जरूरत नहीं है लेकिन वो मजबूरी है बन रहे होते हैं। अब बॉडी में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी और इनअवेलेबिलिटी की बेस पे रिस्पायरेशन दो तरह की होती है। रिस्पायरेशन की दो इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं बेटा। सबसे पहली टाइप आती है एरोबिक रिस्पायरेशन। Aerobic respiration. The first type of respiration is the aerobic respiration and second one is the anaerobic. तो ये दो तरह की रिस्पायरेशन होगी बेटा। एरोबिक रिस्पायरेशन जिसमें फुली तौर पर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होगी, पूरी तरह से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होंगे, लेकिन एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होगी, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। तो ये जो दोनों प्रोसेस हैं, बनती जरूर है एनर्जी इन दोनों में एंड पे, लेकिन अगर एरोबिक रिस्पायरेशन में एक ग्लूकोज के ब्रेक करने से 36 एटीपीज बनते हैं, तो एनाएरोबिक के केस में जस्ट 1 या 2 बनेंगे। तो आप ये खुद डिफरेंस बता सकते हैं कि एरोबिक रिस्पायरेशन में सारी की सारी एनर्जी बन गई और एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में वो जो एनर्जी होती है उससे कुछ एक्स्ट्रा एडिशनल प्रोडक्ट बन जाते हैं बेटा, जिनकी बात हम अभी यहां पर करने वाले हैं। सो हमारा सबसे पहला ए पॉइंट होगा हमारे एरोबिक रिस्पायरेशन का, द टाइप ऑफ रिस्पायरेशन इन विच ऑक्सीजन कंप्लीटली ब्रेक डाउन द ग्लूकोज कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंड प्रोड्यूसेस द एनर्जी। एक ऐसा फिनोमेना जिसमें मुकम्मल तौर पर जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स होंगे वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक करेंगे और उनके ब्रेक करने से सारी की सारी जो एनर्जी होगी, जो सारे के सारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो चेंज हो जाएंगे इनटू द एनर्जी। साथ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ वाटर रिलीज होगा, कोई एडिशनल प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यहां पर ये जो मैंने फॉर्मूला C3H4O3 लिखा है, ये इसी का इंटरमीडिएटर है। मैं आगे जाकर आपको इसका बताता हूं। अब इस फिनोमेना में आप देख रहे हैं बेटा, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं है, कोई मॉलिक्यूल नहीं है, कोई एडिशनल सब्सटेंस नहीं है। जितने की जितनी ऑक्सीजन है सारी की सारी ब्रेक करेगी और उससे एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना के इस फिनोमेना को खत्म कर देगी। एरोबिक रिस्पायरेशन का फिनोमेना हर एक एनिमल में होता है, चाहे वो एनिमल है माइक्रोस्कोपिक, चाहे वो एनिमल है मैक्रोस्कोपिक, चाहे वो है यूनिसेलुलर, चाहे वो है मल्टीसेलुलर, चाहे वो है कॉलोनियल, चाहे वो है प्रोकैरियोटिक, चाहे वो है यूकैरियोटिक, कोई भी मेंबर है, उन सभी के अंदर एरोबिक रिस्पायरेशन का फिनोमेना होता है। सारे के सारे बॉन्ड्स ब्रेक करते हैं CH के और एनर्जी बन जाती है, कुछ एडिशनल नहीं होता। लेकिन अब आ जाता है बेटा सेकंड फिनोमेना, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है। ऑक्सीजन के इन्वॉल्व ना होने की वजह से ये जो फिनोमेना उसमें एनर्जी के साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी बन जाती हैं बेटा। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बेटा मैं आपको यहां पर समझाता चलूं। आप कंसिडर करें बेटा, ये है ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को चाहे ऑक्सीजन मिले या ना मिले, ऑक्सीजन ब्रेक करके पायरुविक एसिड बनाती है। यह बात आपके लिए बेटा बिल्कुल नहीं है कि ग्लूकोज जो कि एक 6 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है, यह ब्रेक करता है और इसके ब्रेक करने से 3 कार्बन वाला एक कंपाउंड बनता है जिसे पायरुविक एसिड कहते हैं। चूंकि 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, इससे 2 पायरुविक एसिड्स आर सिंथेसाइज्ड एट द टाइम ऑफ एरोबिक एंड एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। अब ये बात मैं यहां क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये दोनों जो स्टेप्स हैं एरोबिक और एनाएरोबिक, उसमें ये पहला स्टेप सेम होता है। कोई भी हो, एरोबिक या एनाएरोबिक, ग्लूकोज ब्रेक करके सबसे पहले पायरुविक एसिड बनाता है। यहां पर आकर डिफरेंट होता है, ये पायरुविक एसिड है बेटा, ये मीडिएटर है जो ग्लूकोज और एनर्जी के दरमियान में होता है बेटा। इसी से आगे एनर्जी भी बन सकती है और इसी से आगे अदर प्रोडक्ट भी बन सकते हैं। किस तरह? अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन फ्री मिल रही है, यानी कि अगर एरोबिक रिस्पायरेशन हो रही है, तो ये पायरुविक एसिड पूरे का पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ एडिशनल नहीं बनाएगा। लेकिन अगर एनाएरोबिक रिस्पायरेशन चल रही है तो ये जो ग्लूकोज है इससे सबसे पहले पायरुविक एसिड तो बनेगा, दिस इज अ पायरुविक एसिड, इससे पायरुविक एसिड तो बना, लेकिन इस पायरुविक एसिड को फर्दर ब्रेक करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन एनाएरोबिक में ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, और अगर ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये पायरुविक एसिड एक रैंडम वे में ब्रेक करेगा, कोई सीक्वेंस नहीं होगा, और उसके ब्रेक करने से 2 प्रोडक्ट बनेंगे। एक बनेगा
इथाइल अल्कोहल C2H5OH, और सेकेंड कंपाउंड बनेगा लैक्टिक एसिड C2H6O3। ये दो कंपाउंड बनेंगे, एक बन गया इथाइल अल्कोहल और एक बन गया है जी लैक्टिक एसिड। तो लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल ये दो कंपाउंड बन गए हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के रिजल्टेंट पे। अब देखिए बेटा, अगर एक चीज पूरी तरह से ब्रेक करके एनर्जी बना रही है तो कहीं पर भी वो जाया नहीं है, लेकिन अगर साथ या C2H5OH बन रहा है या लैक्टिक एसिड बन रहा है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के पूरी तरह से बॉन्ड्स हैं, तो इसका मतलब है कि पूरी एनर्जी नहीं बन रही। एनारोबिक रेस्पिरेशन का फिनोमेना एनिमल्स के लिए फायदेमंद नहीं है। क्यों फायदेमंद नहीं है? क्योंकि इससे बॉडी में प्रॉब्लम्स आते हैं। मैं आपको आगे चल के बताता हूं ये कहां इस्तेमाल होते हैं बेटा। तो आप अभी ये कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है वो फायदेमंद नहीं है। ह्यूमन जो है अपने फायदे के लिए इसे बनवा सकते हैं, इसे प्रोडक्ट बनवा सकते हैं, लेकिन बॉडी में एनारोबिक रेस्पिरेशन फायदेमंद नहीं है बेटा। अब देखें, दो प्रोडक्ट्स बने थे बेटा, पहला बना इथाइल अल्कोहल, सेकंड बना लैक्टिक एसिड। अब ये दो तरह के प्रोडक्ट बने इस एनारोबिक रेस्पिरेशन या फर्मेंटेशन के प्रोसेस में। उसी वजह से इस फर्मेंटेशन या इस एनारोबिक रेस्पिरेशन को दो अलग अलग टाइप्स में क्लासिफाई किया जाता है बेटा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्मेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन आर ऑफ टू टाइप। जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है बेटा वो दो तरह की होती है बेटा। उसमें फर्स्ट टाइप आती है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या अल्कोहलिक एनारोबिक रेस्पिरेशन। पहली टाइप होगी बेटा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और सेकंड होगी बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो ये दो तरह की फर्मेंटेशन है बेटा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ओके, तो बेटा ये दो तरह की फर्मेंटेशंस यहां पर इन्वॉल्व हैं, अल्कोहलिक या लैक्टिक एसिड। अब इन दोनों में फर्क सुन लीजिएगा बेटा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर ग्लूकोज ब्रेक करेगा तो पायरुविक एसिड बनेगा, ये तो पहला पॉइंट सेम है। पायरुविक एसिड ब्रेक करेगा तो इससे अल्कोहल की फॉर्मेशन हो जाएगी। फर्स्ट टाइप ऑफ फर्मेंटेशन में ग्लूकोज के ब्रेक करने से बेटा जो ब्रेकिंग डाउन हुई उससे इथाइल अल्कोहल बना, और ये जो इथाइल अल्कोहल है बेटा ये प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। आपकी बुक बेटा ये कहती है कि ये ज्यादातर ये जो फिनोमेना है बैक्टीरियाज की बॉडी के अंदर, यीस्ट की बॉडी के अंदर परफॉर्म होता है। इससे योगर्ट्स बनाए जाते हैं, इससे बेवरेजेस बनाई जाती हैं, बेवरिंग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, यीस्ट बनाया जाता है। तो ये वो सारे प्रोसेसेस अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के अंदर बेटा परफॉर्म करवाए जाते हैं। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की तरह जो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का फिनोमेना है वो ह्यूमंस के अंदर परफॉर्म होता है। ये फिनोमेना आपको समझाने वाला है बेटा, लैक्टिक एसिड। अब ये फिनोमेना है क्या बेटा, इस पे जरा डिस्कशन कर लेते हैं। एक पर्सन नॉर्मल एक्टिविटीज जब परफॉर्म करता है बेटा तो उसकी बॉडी में सारे मसल सही काम करते हैं, कोई पेन नहीं होती। लेकिन एक पर्सन जैसे ही इंटेंस एक्सरसाइज शुरू करता है, हाई जंपिंग शुरू कर देता है, रनिंग शुरू कर देता है, तो थोड़ी देर के बाद उसके मसल्स में पेन होना शुरू हो जाती है, जिसे कहा जाता है जी खलियां पड़ना शुरू हो गई हैं। वो दरअसल एक साइंटिफिक फिनोमेना है बेटा। उस साइंटिफिक फिनोमेना में क्या होता है कि ग्लूकोज सबसे पहले ब्रेक करती है पायरुविक एसिड में। अब चूंकि हैवी एक्सरसाइज परफॉर्म हो रही है, ब्रीथिंग तेज हो रही है, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन ज्यादा हो नहीं पाती। उससे क्या होता है, पायरुविक एसिड ह्यूमन के स्केलेटल मसल्स में ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक करता है, और उस एब्सेंस में ब्रेक करने के बाद इस लैक्टिक एसिड कंपाउंड की फॉर्मेशन शुरू हो जाती है। और ये लैक्टिक एसिड कंपाउंड जो है वो मसल्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और मसल्स में एक्यूमुलेट होने से जो मसल्स की पीएच है वो एसिडिक हो जाती है, और ऐसा लगता है कि जी मसल जो है वो स्टिफ हो गए हैं, उनमें खलियां पड़ गई हैं। आफ्टर सम टाइम ये जो एसिडिक नेचर होती है या ये जो स्टोर लैक्टिक एसिड होता है ये दोबारा से ग्लूकोज में चेंज होना शुरू हो जाता है, और वो जो खलियां पड़ी होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं बेटा। तो आप ये कह सकते हैं कि लैक्टिक एसिड का फिनोमेना ह्यूमंस के अंदर स्केलेटल मसल्स के अंदर परफॉर्म होता है एट द एंड ऑफ हैवी एक्सरसाइज।
इस लैक्टिक एसिड के फिनोमेना को आर्टिफिशियली तौर पर भी परफॉर्म किया जाता है। हम इन दोनों टाइप की फर्मेंटेशन के अब इंपॉर्टेंस के ऊपर बात करेंगे कि क्या ये फायदा है या नुकसान है। मैंने आपसे पहले भी ये बात कही है बेटा कि एनारोबिक फिनोमेना अगर ह्यूमंस के अंदर होता है तो उसका फायदा नहीं है, लेकिन जो इस फिनोमेना को अगर कंट्रोल्ड वे में परफॉर्म करवाया जाए तो इसका बहुत सारे फायदे हैं बेटा। जैसे कि ब्रेविंग इंडस्ट्रीज के अंदर जो अल्कोहल बनाती हैं, अल्कोहल बनाने वाली इंडस्ट्रीज होती है, वहां पर बड़े पैमाने पे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन की जाती है। उसमें एक बहुत बड़े कंटेनर के अंदर ग्लूकोज का सोर्स भर दिया जाता है, वो में भी कोई ग्रेप जूस हो सकता है, शुगर केन जूस हो सकता है, कुछ भी हो जिसमें ग्लूकोज वाफिर हो, उसमें बैक्टीरिया ऐड कर दिए जाते हैं, उसमें यीस्ट ऐड करके उसे पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है ताकि ऑक्सीजन उसमें ना जा सके, हवा ना जा सके। क्या होता है, ग्लूकोज आहिस्ता आहिस्ता ब्रेक करती है, पहले वो पायरुविक एसिड बनाती है, फिर एट द एंड वो अल्कोहल में चेंज होना शुरू हो जाती है। जितनी ज्यादा टाइम में बैक्टीरिया ब्रेकन डाउन करते रहेंगे, अल्कोहल उतनी ज्यादा अच्छी और खालिस होती है। इसलिए कहा जाता है कि जो पुरानी अल्कोहल्स होती हैं वो ज्यादा फायदेमंद होती हैं, वो ज्यादा टेस्टी होती हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल आ जाती है। डिफरेंट टाइप की बेटे अल्कोहल्स होती हैं, रम, विस्की, ब्राडा, और भी बहुत सारी होती होंगी बेटा। तो ये सारी के सारी जो टाइप्स हैं, वो सारी के सारी जो टाइप्स हैं बेटा, वो इस्तेमाल होती हैं और वो बनती इसी फिनोमेना को फॉलो करते हुए। तो आप ये देख रहे हैं बेटा कि ब्रेविंग इंडस्ट्री में आर्टिफिशियली तौर पर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवाई जाती है, जिससे लोगों को बिलियंस का फायदा होता है बेटा। इसके अलावा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, CO2 की भी फॉर्मेशन होती है, और ये जो ब्रेड होती हैं, ये जो दूसरे फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको बनाने में इस्तेमाल होती हैं। जैसे कि आपने बंद वगैरह बेटा देखे होंगे, खाए भी होंगे, तो वो सारे के सारे अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के फिनोमेना के बाद ही बनते हैं बेटा। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का इस्तेमाल योगर्ट्स बनाने में किया जाता है। इसके अलावा सोया सॉसेस बनाने में इस्तेमाल होता है। एक नाम आपकी बुक में लिखा है बेटा, एस्परजिलस, ये एक यीस्ट का नेम है बेटा, एस्परजिलस, और ये सोया सॉस बनाने में इन्वॉल्व है, सोया सॉस बनाने में इन्वॉल्व होती है। तो ये अगर आप सोया सॉस बनाना चाहते हैं, आपको एक ग्लूकोज का रिच सोर्स चाहिए, उसमें आप एस्परजिलस ऐड करके पूरी तरह से उसे बंद कर दें, आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद वो खुद ही सोया सॉस में चेंज हो जाएगी। आप घरों में बेटा योगर्ट्स लगाते हैं, क्या करते हैं, आप मिल्क एक बर्तन में लेते हो, उस मिल्क में पूरी तरह से ग्लूकोज एंड द फॉर्म ऑफ लैक्टोज, आप उसमें थोड़ा सा दही ऐड करते हैं या जो भी आपके पास रिसोर्स होता है, आप उसमें ऐड करके पूरी तरह से बंद कर देते हो। उसमें क्या होता है, लैक्टोज नाम की या लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया होते हैं, वो बैक्टीरिया उस ग्लूकोज को इस्तेमाल करते हैं जो मिल्क के अंदर है, और आहिस्ता 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 ऐसी प्रोटीन बनाते हैं जो मिल्क को हार्ड करवाती हैं, लैक्टिक एसिड बनवाती हैं, जिससे जो मिल्क होता है वो योगर्ट के अंदर चेंज हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि हमारी पूरी जो सराउंडिंग इंडस्ट्रीज है, पिकल इंडस्ट्रीज हैं जो अचार बनाती हैं, इसके अलावा ब्रूइंग इंडस्ट्रीज हैं जो अल्कोहल्स बनाती हैं, ब्रेड इंडस्ट्रीज हैं जो कि डॉन्स वगैरह इस तरह के नाम है, तो वो सारे के सारे बेटा इन्हीं प्रोसेस के ऊपर बेस कर रहे हैं। अगर इनमें से एक भी प्रोसेस ख़त्म हो जाए ना, या बैन कर दिया जाए, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज बेटा बंद हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, हो नहीं सकता। अब ये तो था बेटा कि एनिमल्स के अंदर, ह्यूमंस जब पैदा हुए हैं, जब ह्यूमंस की सर्वाइवल शुरू हुई है, तो सबसे पहले जो लाइफ आई है बेटा इस अर्थ पे, वो भी एनारोब से, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी, उन्होंने सर्वाइव तो करना था, प्लांट्स तो है नहीं थे, तो वो जो पहले लाइफ फॉर्म इस दुनिया पे बेटे आई थी वो एनारोब्स ही थे बेटा। तो आप ये कह सकते हैं कि ये जो फर्मेंटेशन है इसका दुनिया में बेतहाशा फायदा है। लाइफ शुरू हुई थी एनारोबिक प्रोसेस से, लाइफ शुरू हुई थी ऐसे ऑर्गेनिज्म से जो ऑक्सीजन के बगैर ग्रो करते थे, और आज भी ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, ऐसे एनारोब्स मौजूद हैं बेटा जिनको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, वो जिंदा रह सकते हैं अगर उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिलती। तो हमारी हर इंडस्ट्री के अंदर इनका इस्तेमाल होता है। तो हम इंशाल्लाह बेटा नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे इसके मुकम्मल रिमेनिंग प्रोसेस के ऊपर, मैकेनिज्म के ऊपर हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे बेटा। तब तक के लिए बेटा आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।